मेरे से बहुत सारे छात्र एक सवाल हमेशा करते हैं और वो सवाल है कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है और इतिहास का मायने क्या है। देखो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतिहास की बात करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ कुछ फैक्ट्स रख ले, कुछ एमसीक्यू बना ले, ये सब इतिहास के पार्ट है। लेकिन हम आपको बताएं कि इतिहास इतनी खूबसूरत विषय है कि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप वर्तमान की जितनी भी घटनाएं हैं इसका आप सही तरीके से मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे और आपका एक क्रिटिकल अप्रोच नहीं डेवलप होगा। आप विश्लेषण किसी मुद्दे का नहीं कर पाएंगे। जितनी भी वर्तमान की घटनाएं हैं उस घटनाओं का जड़ इतिहास में है और उस जड़ को बिना समझे जो भी आपका निर्णय होगा वो गलत हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में कई घटनाएं होती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि दिल्ली में एक बम धमाका हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। अब ये घटना तो हो गई, लेकिन इसके पीछे की अगर कहानी आप नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, यह जिहाद मानसिकता उत्पन्न कहां से होता है, कैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स या जो व्हाइट कॉलर कथाकथित लोग कहे जा रहे हैं, ऐसे लोग भी जिहादियों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं, कैसे उनका माइंड वॉश हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये किसी मीडिया में, किसी यूट्यूब के चैनल पर आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इतिहास के नजर से देखने की परंपरा हमारे पास नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, हमारे लिसनर हैं, हमको आप सुनते हैं, व्यूअर हैं, तो आप इतिहास के उस धारा को समझें जिससे कि आप सोचने वाला मनुष्य बन सके और एक क्रिटिकल एनालिसिस आप डेवलप कर सके। आप देखते होंगे कि 2020 का जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यह भी इसी बात पे जोर देता है कि आप जो पारंपरिक शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, जहां आपको केवल यह बताया जाता है कि आप रट लो, एमसीक्यू बना लो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। कुछ दिनों तक हो सकता है कि चलता हो इस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन आज 2025 में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चलती और आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करना ही होगा अपने दिमाग के सामने, तभी आप जाकर सोसाइटी में सरवाइव कर पाओगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा इतिहास की गहराई को समझें। अब चलिए आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं जिसका बेस इतिहास में है, लेकिन वर्तमान में उसकी कई घटनाएं दिखाई देती हैं। कैसी घटना है भाई? इससे हम सब पीड़ित हैं। कब कहां बम विस्फोट हो जाएगा, कौन किसको मार देगा, कोई नहीं जानता है। दिल्ली में कुछ लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, अचानक से कार में ब्लास्ट होता है और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहां से यह विचारधारा आता है? आज इस कहानी में, इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। आपने जैसे मोहम्मद का नाम सुना होगा, एक आतंकी संगठन है पाकिस्तान का। मसूद अजहर का भी आपने नाम सुना होगा। मसूद अजहर का ही यह जैसे मोहम्मद संगठन है। पाकिस्तान का यह एक देवबंदी विचार वाला कट्टर इस्लामिक जिहादी संगठन है। अब आपके दिमाग में यह बात आएगा कि भाई ये देवबंदी विचार सर क्या बता रहे हैं। आप भरोसा मानिए कि जब तक देवबंद के विचार को आप नहीं समझेंगे तब तक इस कहानी के मूल तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, इस आतंक के गहराई को नहीं समझ पाएंगे। और इसको समझने के लिए आपको चलना होगा 1857 के विद्रोह के समय। 1857 का विद्रोह निश्चित रूप से हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। यह विद्रोह, इस विद्रोह में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जब यह विद्रोह असफल हो गया तो अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर लोगों का दमन शुरू किया और इस 1857 के विद्रोह का मुख्य दोषी मुसलमानों को माना। अब उन्हें अंग्रेज सरकारी नौकरी नहीं देते थे, उन्हें उनसे शिक्षा और आर्थिक अवसर भी छीन लेते थे। उनकी पुरानी शिक्षा प्रणाली जो थी मस्जिद मदरसा पर आधारित, वो लगभग खत्म हो रही थी। अब मुसलमानों को लगा कि धार्मिक और सामाजिक पहचान को बचाना है, जो अंग्रेजों के कारण यह संकट में आ गया है,
और ये मुसलमानों में से किसको लगा? जो मुस्लिम उलेमा थे, उलेमा का मतलब होता है धर्मगुरु, उनको लगा कि दीन को बचाना है, यानी कि इस्लामिक शिक्षा को बचाना है, और इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इस्लाम के उस ज्ञान को भूल जाएगी। और इसी सब माइंडसेट से निकला देवबंद का सोच। 1857 के विद्रोह के 9 साल बाद 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से कस्बे देवबंद में 2 विद्वानों ने मिलकर, जिसका नाम था मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना राशिद अहमद गंगोही, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। इन लोगों ने सोचा कि अब भाई कुछ करना होगा, अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, और इसी सोच के साथ एक छोटा सा मदरसा देवबंद के क्षेत्र में खोला गया। यहां पर क्या होता था? यहां कट्टर इस्लामिक विचारधारा की पढ़ाई होती थी। सारे मौलाना मिलकर लोगों के मन में कट्टरता भरते थे। देवबंदी विचारधारा की जड़ें वही हमने आपको बताया कि भारत से निकली हुई है। देवबंद यूपी में है, सहारनपुर जिले में। इसमें बहुत सारे छात्र उलेमा पूरे उत्तर भारत से, पंजाब से, सिंध से, बंगाल से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे हम खैबर पख्तूनवा का क्षेत्र कहते हैं, वहां से भी लोग आने लगे धीरे धीरे पढ़ने के लिए। यह छोटा सा मदरसा आगे चल करके एक बड़ा दारुल उलूम देवबंद के नाम से मशहूर हुआ, जो दुनिया भर में जाना जाता है। अब आते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। जब तक भारत में रहा चलो ठीक है, जब यह 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे यहां सिर्फ जमीन या सीमाएं ही नहीं बटी, हमारी समाज, संस्कृति और धार्मिक संस्थाएं भी 2 हिस्सों में बट गई। लाखों मुसलमान नए पाकिस्तान के तरफ चल पड़े, उनको लगा कि पाकिस्तान में एक नई जिंदगी मिलेगी, और इसके साथ ही जितने भी मूल कट्टर धारा के लोग थे, यानी कि उलेमा थे, उस मदरसे में जो कट्टर छात्र पढ़ते थे, जिनकी पूरी पढ़ाई का बेस जिहाद था, वो पाकिस्तान पहुंच गए। और पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही उनकी जो मुलाकात हुई नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस का एरिया जो है, जो खैबर पख्तूनवा का एरिया है, जहां से तालिबान निकलता है, पंजाब, सिंध, यहां के जितने भी देवबंदी सोच के लोग थे वो सब इकट्ठा होने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि देवबंदी विचारधारा अपने आप पाकिस्तान के सामाजिक संरचना में, ढांचा में घुल मिल गया, और इसकी तो विचार ही जिहादी थी। अब थोड़ा मसूद अजहर को समझ लेते हैं। मसूद अजहर की बात करें तो उसका परिवार शुरू से ही देवबंदी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उसका परिवार धार्मिक रूप से बड़ा ही सख्त और उलेमा परंपरा के वातावरण में पला बढ़ा, और इस्लामी शिक्षा और मदरसा संस्कृति उसके घर में इतनी गहरी तरीके से बैठी थी कि उसे जिहाद ही दुनिया का सबसे मजबूत चीज लगता था। यानी मसूद अजहर बचपन से ही एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां देवबंदी धार्मिक शिक्षा, रूढ़िवादी सोच बहुत सामान्य मानी जाती थी। यहां किसी महिला का अधिकार नहीं होता है, और इसकी आपको उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे। मसूद 1980 के दशक के शुरुआत में जामिया उलूम इस्लामिया बुनूरी टाउन, कराची में यह है, वहां पे पढ़ाई किया, जो सबसे खतरनाक कट्टरबंदी देवबंदी विचार का जगह माना जाता है। मसूद अजहर ने 1986-87 में पहली बार ये पढ़ने के बाद अफगानिस्तान की यात्रा की, और अफगानिस्तान तो इसका गढ़ माना जाता है। यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वहां उसने मुजाहिदीन कैंपों में कई दिनों तक वक्त बिताए, कई कमांडरों से उसकी मुलाकात हुई, हथियार और गुरिल्ला युद्ध की बुनियादी ट्रेनिंग को सीखा, और खुद को जिहाद के मिशन से उसी दिन जोड़ लिया। अब इसके पीछे उसकी पूरी परवरिश थी, और वहां पर उसकी मुलाकात 2 महत्वपूर्ण आतंकी संगठनों से हुई। पहला का नाम था हरकत उल अंसार, और दूसरा का नाम था हरकत उल मुजाहिदीन, HUM उसको कहा जाता है। ये दोनों संगठन बाद में कश्मीर जिहाद और वैश्विक आतंकवाद में बड़े नाम बन गए।
मसूद अजहर इन्हीं समूह के विचार और नेटवर्क में गहराई से घुस गया था। इसकी शुरुआती दौर में हरकत उल मुजाहिदीन संगठन में एक अहम भूमिका होना शुरू हो गया। यह संगठन कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त था। अब थोड़ा समझना होगा कि इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, मतलब मसूद अजहर भारत में गिरफ्तार कैसे हुआ। 1994 में मसूद अजहर कश्मीर में एक मिशन के दौरान, भारत में आतंकी गतिविधि फैलाने के दौरान गिरफ्तार हो गया और उसके साथ कई आतंकी योजनाओं का भी भारत में खुलासा हुआ। इसकी गिरफ्तारी भारत की एक बड़ी सफलता मानी गई, क्योंकि तब वह अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क में एक बड़ा चेहरा बन चुका था। एक और कहानी आपको बताते हैं, इसमें बहुत रोचक है, लेकिन हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक। दिसंबर 1999 की बात है, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 1C814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसको हथियारबंद आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। विमान को कई जगह घुमाते हुए अंत में ये लोग तालिबान शासित कंधार में, अफगानिस्तान में ले जाकर उतारे। यह भारत के इतिहास का सबसे डरावना अपहरण था। इस घटना ने इतिहास को बदल दिया। हाईजैकर्स ने भारत सरकार से निगोशिएट किया और 3 आतंकियों को रिलीज करने की मांग रखी। इस तीन आतंकी में पता है कौन थे? इसी में था मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख, जो बाद में एक अमेरिकी पत्रकार का, डेनियल पर्ल की हत्या कर दी, अमेरिकी पत्रकार था उसकी, और एक था मुश्ताक जरगर। ये सारे लोग थे और ये सारे लोगों ने, इस 3 लोगों को कहीं ना कहीं हमारे यहां से छोड़ना पड़ा। भारत की मजबूरी क्या थी? विमान में लगभग 155 यात्री मौजूद थे। तालिबान पूरी तरह से अपहरणकर्ताओं का साथ दे रहा था, जो तालिबान आज हमारे साथ खड़ा है। परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो 155 भारत के यात्री मारे जाते। अब क्या हुआ भाई? 31 दिसंबर 1999 को भारत के 3 मोस्ट वांटेड आतंकियों को हमें रिहा करना पड़ा। मसूद अजहर कंधार में जब उतरा और तालिबानियों के संरक्षण में पहुंचा, तो एक उसका वीडियो सामने आया। वह यही बात बोला कि अब कश्मीर में जिहाद और तेज होगा। अब समझते हैं कि रिहाई के बाद इसने किस तरह से अपना एक नया रूप दिखाया और भारत के लिए एक नई जिहादी सिस्टम शुरू किया। कंधार में रिहा होने के बाद मसूद अजहर एक हीरो की तरह पाकिस्तान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान भी एक आतंकी देश ही है और आतंकवाद को वो इसी तरह से पनाह देता है जैसे उसकी विचार में आतंकवाद घुला हुआ है। जिस पल वह उतरा वहां पर, उसी पल उससे कई वहां के धार्मिक कट्टरपंथी जो समूह थे, जिहादी नेटवर्क थे, वो आकर उसको समर्थन देने लगे। इसका उद्देश्य साफ था, हरकत उल मुजाहिदीन से ये जुड़ा हुआ ही था, लेकिन अब इसने सोच लिया था कि हरकत उल मुजाहिदीन से अलग होंगे और अलग होकर बिल्कुल नया और अधिक आक्रामक संगठन बनाएंगे और इसका उद्देश्य होगा भारत पर आक्रमण करना। हरकत उल मुजाहिदीन से ये इसलिए भी अलग होना चाहता था क्योंकि उसके कुछ नेताओं से, मसूद अजहर के, कई गहरे मतभेद हो चुके थे। मसूद अजहर चाहता था कि संगठन का पूरा फोकस भारत के खिलाफ कश्मीर में जिहाद के लिए हो और उसका सर्वोच्च नेता मुझे बनाया जाए। हरकत उल मुजाहिदीन जिसका यह सदस्य था, उसकी नीति थोड़ी धीमी थी। इसको लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमें फिदायनी शैली को, यानी कि कोई व्यक्ति जाए और खुद को उड़ा ले, आप जो अभी देखे हुए हैं दिल्ली में, फिदायनी शैली को इसने आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास शुरू कर दिया। और इसके लिए मसूद ने फैसला किया कि इस संगठन से नहीं होगा, तो इसने एक नया समूह बनाने के लिए विचार शुरू किया। रिहाई के सिर्फ कुछ ही महीने बाद इसने फरवरी 2000 ईस्वी में आधिकारिक रूप से एक संगठन बनाया जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद।
अर्थात मोहम्मद की सेना के नाम से इसको घोषित किया। और इसमें इसका साथ दिया आईएसआई। आईएसआई कौन है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। इसने जैसे मोहम्मद की खुलकर मदद की। इसने प्रशिक्षण केंद्र बनवाए, जैसे मोहम्मद के लिए हथियार दिया, फंडिंग की व्यवस्था की, सुरक्षित ठिकाने इसके लिए उपलब्ध कराए। क्यों? क्योंकि आईएसआई का भी उद्देश्य यही था, कश्मीर में भारत के खिलाफ शक्तिशाली आतंकी संगठन खड़ा करना। और यही उद्देश्य तो जैसे मोहम्मद का भी था, तो दोनों का उद्देश्य मिलता जुलता था, जिस कारण से आईएसआई ने इसको भरपूर सपोर्ट दिया। अब जैसे मोहम्मद को जब सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, पैसे मिलने शुरू हुए, तो इसने भारत के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल हमले को अंजाम दिलवाया। जैसे आप जानते होंगे कि भारतीय संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001। लोकतंत्र के केंद्र पर यह एक बड़ा हमला था। पाकिस्तान आधारित जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों ने संयुक्त ऑपरेशन इसमें किया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात भी हो गए। दूसरा आपको घटना बताते हैं, पठानकोट एयरबेस पर जनवरी 2016 में हमला हुआ। तीसरा हमला हुआ पुलवामा हमला। आप जानते होंगे 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमला था, जिसमें आदिल डार जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। इसमें सीआरपीएफ के 40 प्लस जवान इसमें शहीद हो गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर भारी दबाव पड़ा, लेकिन क्या कर सकता था? उसने तो खुद ही सह दी थी। भारत ने इसके बदले में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की। इसके अलावा जैसे मोहम्मद के कश्मीर में कई दर्जन संगठन को खत्म किया गया या कैंप को खत्म किया गया। लेकिन इसके साथ ही इसके हमले भी बंद नहीं रहे। ठीक इसी तरह से 10 नवंबर 2025 की जो घटना अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में, लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। याद कीजिए अभी घटना है। यह एक व्हीकल बॉर्न EID यानी कि कार बम था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और अन्य केमिकल इस्तेमाल किए गए। धमाके से कार सहित आसपास के 6 से ज्यादा गाड़ियां जल गई। लाल किला कार ब्लास्ट किसी स्थानीय घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान आधारित नेटवर्क द्वारा निर्देशित एक अधूरा आतंकवादी हमला है, क्योंकि इनकी योजना बहुत बड़ी थी। जैसे मोहम्मद को पहले से भी दुनिया के कई प्रमुख देशों ने और संस्थाओं ने औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित किया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC जिसको कहा जाता है, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब ने इसको बैन किया हुआ है। लेकिन इस प्रतिबंध से कुछ नहीं होगा। ऐसे समाज के दुश्मनों को जिंदा रहना मानवता के कहीं ना कहीं खिलाफ है। आज हम आपको इस पर लिखे हुए एक किताब बताएंगे और आपको ये सब पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। उस किताब के माध्यम से आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको यह पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। उस किताब का नाम है द लवर बॉय ऑफ द बहावलपुर, हाउ द पुलवामा केस वाज क्रैक्ड। 2021 में राहुल पंडित ने इसे लिखा है और इसमें इस पूरी घटना का जिस तरह से किया गया है अभी तक का पूरा जिक्र है। यह किताब मूल रूप से 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उसकी विस्तृत जांच है और इसमें चौंकाने वाली कहानी भी शामिल की है इन्होंने। राहुल पंडित ने NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के जो अधिकारियों से लंबे इंटरव्यू के बाद इस किताब को छापा है। कई गोपनीय दस्तावेज भी इन्होंने देखे हैं। किताब का फोकस सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि जैसे मोहम्मद का पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क कैसे काम करता है, यह इसमें दिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इससे आपको आतंकी घटनाओं की पूरी कहानी मिलेगी। आपको इस किताब के थोड़ा सा चैप्टर वाइज थीम को बता देते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
पहला चैप्टर है आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार की पूरी कहानी है। किताब की शुरुआत एक आम कश्मीरी नौजवान आदिल डार से होती है जो स्कूल में अच्छा छात्र था, लेकिन पुलिस की पिटाई हुई। प्लेट गन के बाद मार के बाद जो है वह कट्टरपंथी बना, स्टोन पेल्टिंग करता था। लेखक उसे लवर बॉय कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आदिल सोशल मीडिया पर लड़कियों से खूब चैट करता था और रोमांटिक गाने सुनता था। एक आम लड़के की जिंदगी जो अचानक जैस का सुसाइड बॉम्बर बन गया, इसी कहानी पर यह पहला चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक। दूसरा चैप्टर इसमें है पाकिस्तान में जैस का हेडक्वार्टर बहावलपुर। मसूद अजहर का पूरा परिवार, भाई भतीजा कैसे जैस चलाते हैं। बहावलपुर में जैस का मेन फोकस 100 प्लस एकड़ में मस्जिद, मदरसा, ट्रेनिंग एरिया, हॉस्टल, सब कुछ उसके फोकस में जो है उसको उन्होंने बताया है। सैटेलाइट फोटो और लोकल पाकिस्तानी पत्रकारों के हवाले से उन्होंने कई चीजों का इसमें खुलासा किया है। जैस के टॉप कमांडरों की प्रोफाइल, जिसमें मुजफ्फर, रऊफ, अब्दुल, रशीद गाजी, ये सारे लोगों का प्रोफाइल उन्होंने बनाया। बहुत अच्छे तरीके से सजाया है उन्होंने इसको कि किस तरह से यह काम करता है। तीसरा चैप्टर है पुलवामा हमले की प्लानिंग की। 6 महीना पहले से यह प्लानिंग शुरू हो गई थी। इन्होंने लिखा है इसमें पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में कैसे घुसे, इसको बताया उन्होंने। लोकल लेवल पर जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स जिसको कहा जाता है, वो कैसे काम करते थे, कौन उन्हें घर देता था रहने के लिए, कौन उन्हें गाड़ी देता था, कौन आईईडी बनाता था, ये सारी जानकारी उन्होंने बताई है इसमें। 300 किलो आरडीए कैसे पाकिस्तान से आया पाइपलाइन के रास्ते, ये सब बताया है उन्होंने। चौथा चैप्टर इस किताब का है हमले के बाद जांच की, जो सबसे रोचक किस्सा है। एनआईए ने कैसे 19 दिन में पूरा केस क्रैक किया। एक छोटे से डीएनए सैंपल, एक मोबाइल फोन के टुकड़े और फेसबुक चैट से कैसे पाकिस्तान तक हमारे लिंक पहुंचे। जैस के वीडियो में दिख रही कार के कलर से लेकर एक्सप्लोसिव की केमिकल कंपोजिशन तक का फॉरेंसिक विश्लेषण इसमें किया गया है। इस तरह के कई चैप्टर इस किताब में और हैं जो आपको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो जो भी घटनाएं होती है, हमने आपको क्या बताया, कोई ना कोई विचार काम कर रहा होता है। जैसे देवबंद के विचार को आप नहीं समझेंगे, उस जिहादी विचार को नहीं समझेंगे, तो आप ये जैस पैदा कहां से हुआ इसको आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो आप हमें जरूर बताएं। इतिहास से वर्तमान को जोड़ कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह धारा निकल कर कहां से आती है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।